हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल सहायता। मैं श्री नीतीश कुमार आपके साथ आज कारो 2020 के ऊपर डिस्कस करूंगा। कारो 2020 notified in official gazette on 29 Feb 2020। First, we will discuss on applicability of Caro. Caro is applicable on every company, including a foreign company, as defined in clause 242 of the Company Act। कारो एप्लीकेबल होता है हर एक कंपनी पे, जिसमें फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 242 ऑफ द कंपनी एक्ट, एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंपनी। मतलब इन सारी कंपनियों को छोड़ के कारो सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। जिसमें से पहले एक्सेप्शन ये है, ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एंड इंश्योरेंस कंपनी एज डिफाइंड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ए कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट, ए वन पर्सन कंपनी एंड ए स्मॉल कंपनी, and fifth point is a private limited company not being a subsidiary or holding company of a public company। First point is a paid up share capital and reserve and surplus not more than 1 crore rupees as on the balance sheet date। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे। Second point is, and which does not have total borrowings exceeding 1 crore rupees from any bank or financial institution at any point of time during the financial year। मतलब टोटल बोरोइंग्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए 1 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब किसी भी वन डे अगर हमारी बोरोइंग्स एक्सीड हो जाती है 1 करोड़ रुपीज़ से, देन हमारा कारो उस पर अप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कारो हमारा अप्लीकेबल होगा। हम इसके लिए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं देखेंगे, हम ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। वहाँ पे हमारा एक्सीड नहीं होनी चाहिए टोटल बोरोइंग्स। एंड थर्ड वन इज टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3 टू द कंपनी एक्ट नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा टोटल रेवेन्यू जो कि डिस्क्लोज है शेड्यूल 3 में, एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10 करोड़ से। अगर इसमें ध्यान देने वाली बात एक चीज़ और है कि ये तीनों पॉइंट एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए कारो की नहीं अप्लीकेबिलिटी होने के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कारो अप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन सी पॉइंट इंक्लूड करेगा। तो ऑडिटर ये हमारा जो कारो है वो अप्लीकेबल है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1920 से। और ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ 3 एंड 4 में जो मेंशन है वो बातें के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। फर्स्ट पारा 3 मैटर टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। उसमें पारा 3 का पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर ऑडिटर किस बातों पे रिपोर्टिंग करेगा वो हम देखते हैं। Whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantity details and situation of property plant and equipment। इसमें यह है कि क्या कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, जिसमें कि हो फुल पार्टिकुलर, जिसमें इंक्लूड हो क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
अब इसमें दूसरी पॉइंट ये है कि वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पार्टिकुलर ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये हमारा कारो 2020 में न्यू पॉइंट्स आया है। इसमें ये इस बात पे रिपोर्टिंग करनी है कि क्या कंपनी इंटेंजिबल एसेट की प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है या नहीं। अब इसकी पॉइंट नंबर बी, whether this property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable interval, whether any material discrepancy were noticed on such verification, and if so, whether the same have been properly dealt with the books of account। अब इसमें ये रिपोर्टिंग, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है क्या प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या फिजिकली वेरीफाई कर रही है मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल। अगर ये कर रही है तो कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई है तो क्या उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ टाई अप है इसका या नहीं है, इसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। सी नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि वेदर टाइटल डीड ऑफ द ऑल मोर प्रॉपर्टी, टाइटल डीड ऑफ द ऑल मोर प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज द लीजी एंड द लीज एग्रीमेंट आर ड्यूली एक्सिक्यूटेड in favor of the lessee, disclosed in the financial statement are held in the name of the company if not provide a detail thereof in the format below। सी पॉइंट में ये बोला गया है कि क्या सारी टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है। अगर ये नहीं है कंपनी के नाम पे तो हमें इस फॉर्मेट में उसको रिपोर्ट करनी है। ऑडिटर इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करेगा जो हमारा नीचे भी दिया गया है। उसमें फॉर्मेट हमारा इस तरीके से है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में डिस्क्रिप्शन जो भी होगी प्रॉपर्टी को डालेगा। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है। हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम से हेल्ड किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट कॉलम में ये रिपोर्ट करनी है वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और एम्प्लॉई, कौन या तो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है या एम्प्लॉई है, किसके नाम में हेल्ड है प्रॉपर्टी। पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, पीरियड कितने पीरियड से हमारा प्रमोटर, डायरेक्टर और रिलेटिव के और एम्प्लॉई के नाम से प्रॉपर्टी हेल्ड हो रही है। रीजन क्या है कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं कर रही है, ये हमें रिपोर्ट करनी है। अब नेक्स्ट हम डी पॉइंट में देखते हैं वेदर द कंपनी है रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। क्या कंपनी रिवैल्यू किया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ड्यूरिंग द ईयर, और अगर रिवैल्यू किया है तो क्या ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा किया गया है। अगर किया गया है तो क्या कोई चेंजेज है। अगर चेंजेस 10% और मोर है, 10% और मोर, देन ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में इसको रिपोर्टिंग करनी है। अगर हमारा कोई चेंज है जो हमारा कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल एसेट 10% और मोर है, देन हमें रिपोर्ट करनी है। अब हम ई पॉइंट को देखेंगे, वेदर एनी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी property under the Benami Transaction Act 1988 and rule made there under. If so, whether the company appropriate disclose the detail in its financial statement। अब इसमें ये हमें डिस्क्लोज करनी है कि क्या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है बेनामी एक्ट के अंदर, अगर जो है तो क्या इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की गई है। इसके ऊपर ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमें क्या क्या देखनी है। इन्वेंट्री में ए पॉइंट में ये देखनी है कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट के द्वारा रीजनेबल इंटरवल पे हो रही है। एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज ऑफ प्रोसीजर ऑफ सर्विस वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट। क्या ऑडिटर के ओपिनियन में क्या ये अप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है क्या अप्रोप्रिएट है, उसका प्रोसीजर जो उसने फॉलो किया है अप्रोप्रिएट है। वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी, जहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी होती है 10% और मोर इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वेयर नोटिस
एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डील विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जहाँ 10% और जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी आती है 10% और उससे ज़्यादा का, उससे अधिक का, देन क्लास ऑफ, देन ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है क्लास ऑफ इन्वेंट्री वेयर नोटिस एंड क्या ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ ये डील किया गया है या नहीं किया गया, इसको रिपोर्ट करनी है। अब इसमें बी नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर द कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लोन एक्सेस ऑफ 5 crore rupees in aggregate from bank or financial institution on the basis of security of the current asset, whether the quarterly return or statement filed by the company with such banks or financial institution are in agreement with the books of account of the company, if not give detail। इसमें यह बोला गया है क्या कंपनी को कोई वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन हुआ है जो कि एक्सीड है 5 crore रुपीज़ से, जो एक्सेस ऑफ 5 crore रुपीज़ है इन एग्रीगेट मतलब टोटल मिला के। और ये हम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं देखेंगे, हम एनी पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखेंगे कि कोई लोन हमारा 5 crore से अधिक का सैंक्शन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ करेंट एसेट, देन वेदर कंपनी, देन क्या कंपनी क्वार्टरली रिटर्न जो होती है वो क्या बैंक को फाइल कर रही है, अगर जो फाइल कर रही है तो क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ इसका है एग्रीमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ ये एग्री है या नहीं है, उसकी डिटेल, अगर जो नहीं है तो उसकी डिटेल देनी है। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट लोन एंड एडवांसेस मेड। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वेदर ड्यूरिंग द ईयर company has made investment in provided and guarantee or security or granted any loan or advances in the nature of loan, secured, unsecured to company, firm, limited liability partnership or any other parties। इसमें हम ये देखेंगे क्या कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट की है या कोई गारंटी दी है या फिर कोई सिक्योरिटी दी है या ग्रांटेड कोई लोन ग्रांट किया है, वो या तो सिक्योर है अनसिक्योर है, वो किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, एनी अदर पार्टी और किसी और पार्टी को। तो उसमें पॉइंट नंबर ए में ये देखेंगे कि वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन और प्रोवाइडेड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन और अस्टूड गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे क्या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या कंपनी प्रोवाइड की है किसी को लोन या कोई एडवांस दी है जो नेचर ऑफ लोन है, और कोई गारंटी प्रोवाइड किया है और कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। अगर ऐसा है तो फिर हम देखेंगे कि द एग्रीगेट, तो हमें रिपोर्ट करनी है एग्रीगेट अमाउंट। और ये चीज़ें जो है ये रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हमारा जो कंपनी है उसका प्रिंसिपल बिजनेस है लोन देने की, देन ये रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस लोन देने की नहीं है तो हमें ये रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसमें ए में क्या रिपोर्टिंग करनी है कि एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, aggregate amount of loan during the year and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loan or advances and guaranteed security to subsidiary, joint venture and associate। इसमें क्या है कि हम सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को कितनी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन कितनी दिए हैं, कितनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इस लोन के अगेंस्ट, वो हमें रिपोर्ट करनी है। अब बी नंबर पॉइंट में क्या है कि अदर देन सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को कितनी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ड्यूरिंग द ईयर हम दिए हैं एंड कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसको हमें रिपोर्ट करनी है। अब हम बी पॉइंट के अंदर आते हैं। Whether the investment made, guarantee provided, security given and term and condition of the grant of all loan and advances in the nature of loan and guarantee provided are not prejudicial to the interest of the company, prejudicial to the company interest। इसमें क्या है कि कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कोई गारंटी हमने दिया है,
कोई हमें सिक्योरिटी दिया है, तो ये क्या कंपनी के इंटरेस्ट के विरुद्ध है, तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है। सी नंबर पॉइंट में हम ये देखेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एडवांस नेचर ऑफ लोन्स whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the payment or receipt are regular। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमने लोन एडवांस दी है क्या उसकी शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट है, अगर जो है तो क्या वो रिसिप्ट रेगुलर है, रिपेमेंट रेगुलर हो रही है, रिपेमेंट रेगुलर रिसीव हो रही है, ये हमें रिपोर्ट करनी है। डी नंबर पॉइंट में हम ये देखेंगे, इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, अगर अमाउंट ओवर ड्यू है स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अगर हमारा कोई अमाउंट ओवर ड्यू है तो उसमें हम ये देखेंगे कि 90 डेज से एबव कितनी लोन ओवर ड्यू है, एंड वेदर रीजनेबल स्टेप हैज बीन टेकन बाय कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप लिया है उसकी रिकवरी के लिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए, ये हमें चेक करनी है। इन नंबर पॉइंट में है क्या है कि वेदर एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवर ड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी, इफ सो specify the aggregate amount of such dues renew or extended or settled by fresh loan and the percentage of the aggregate to the total loan or advances in the nature of loan granted during the year। इसमें क्या है कि कोई लोन और एडवांसेस हमने ग्रांट किया था जो कि हमारा जो कि हम whether any loan or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year, जो कि ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हो रही थी उसको रिन्यू या एक्सटेंड की गई है फ्रेश लोन के रूप में, तो इस केस में लोन ग्रांटेड और सेटल ओवरड्यू को सेटल करने के लिए ऑफ एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी। इफ अगर जो ऐसा है तो स्पेसिफाई करेंगे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यू, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ जो सच लोन रिन्यू और एक्सटेंडेड और सेटल बाय द फ्रेश लोन एंड द परसेंटेज, और उसके बाद में इसकी परसेंटेज दिखाएंगे कि एग्रीगेट टोटल लोन और एडवांसेस की कितनी परसेंट है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमें रिपोर्ट करनी है। अब हम एक नंबर पॉइंट में देखेंगे वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आइदर रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ repayment, if so specify the aggregate amount percentage thereof to the total loan granted। Aggregate amount of loan granted to promoter related party as defined in clause 76 of 2 clause 76 of section 2 of the company 113। अब हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी कोई लोन और ग्रांट की है, लोन और एडवांसेस किसको भाई, तो अपने प्रोमोटर्स को, रिलेटेड पार्टी को, जो कि है either the company granted in loan or advances in the nature of loan either repayable on demand, जो कि ऑन डिमांड पे है या और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म एंड कंडीशन, जो ऑन डिमांड पे है और बिना कोई टर्म एंड कंडीशन किए है, तो इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे क्या एग्रीगेट अमाउंट कितनी हमने दी है रिलेटेड पार्टी को, परसेंटेज क्या है उसकी टोटल लोन ग्रांटेड की, और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रोमोटर रिलेटेड पार्टी as defined in clause 76 of the section 2 of the company act 113। वो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे compliance of section 185 and 186। 4 number point in respect of loan investment guarantee and security whether a provision of section 185 and 186 of the company act has been complied with, if not provide the detail thereof। अगर कोई कंपनी कोई लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी या सिक्योरिटी किसी को दी है तो क्या सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंसेस को कंपाइल किया है या नहीं, अगर नहीं की है तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। 5th नंबर पॉइंट इज डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी और अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट
whether the director issued directive issued by the Reserve Bank of India and provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Company Act and rule made thereunder, where applicable, has been complied with. If not, the nature and contravention to be stated if an order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not. अब हम कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या हम कंप्लाइड कर रहे हैं सेक्शन 76 से लेके 76 का, जो कि ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोई अदर प्रोविजन जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, कंपनी का कोई रूल इसके ऊपर है, क्या हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस कंट्रावेंशन को हमें रिपोर्ट करनी, ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है एंड इन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द और कोई ऑर्डर पास की गई है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या कोई कोर्ट की और अदर ट्रिब्यूनल, तो इसको भी हमें रिपोर्ट करनी है। 6 नंबर पॉइंट बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अगर किसी कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी है कि कॉस्ट रिकॉर्ड उससे मेंटेन करनी है अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट, देन क्या ये कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रही है कंपनी कि नहीं कर रही है, इसके ऊपर हमें रिपोर्टिंग करनी है। 7 नंबर पॉइंट है हमारा स्टैट्यूटरी ड्यूज, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authority, and if not, the extent of the arrear of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated। अब क्या हमारा कंपनी क्या स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर रही है। स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या इंक्लूड होगा, तो जीएसटी इंक्लूड होगा, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई स्टेट ईएसआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कौन सी, कोई अनडिस्प्यूटेड सर्विस टैक्स हो या फिर कोई अनपेड हो, वो सर्विस टैक्स। ड्यूटी ऑफ कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, क्या ये पे कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हमें अगर कोई ओवर ड्यू 6 मंथ से एबव है तो वो हमें रिपोर्ट करनी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करनी होगी। अब बी नंबर पॉइंट क्या है, 7 का बी नंबर पॉइंट, वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज ए हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, देन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड फॉरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन। अगर ऊपर वाले जितने भी ड्यूज है वो डिपॉजिट नहीं है डिस्प्यूट की वजह से, देन हमें ये भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और किस फॉर्म में, कहाँ पे ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, वो भी हमें मेंशन करनी होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अनरिकॉर्डेड इनकम, वेदर एनी ट्रांजेक्शन not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under Income Tax Act 1968. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in books of account during the year। क्या हमने कोई ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, क्या उसको हमने डिस्क्लोज किया है इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा है तो वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या हम उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं करेंट ईयर में, तो हमें उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। अब हमारा 9th नंबर पॉइंट बोलता है, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरोइंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट thereon to any lender, if yes, the period and amount of default to be reported as per the given format। क्या है कि कोई डिफ़ॉल्ट किया है लोन की रीपेमेंट में या कोई बोरोइंग्स है उसको पे करने में या उसकी इंटरेस्ट को पे करने में
कोई हमारा डिफ़ॉल्ट है कंपनी का, देन ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है नीचे दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सच डिफ़ॉल्ट, उस डिफ़ॉल्ट को रिपोर्ट करनी है। तो उसमें हमारा कॉलम में फर्स्ट हम क्या डालेंगे, नेचर ऑफ बोरोइंग, किस नेचर की बोरोइंग थी, इंक्लूडिंग डेब्ट सिक्योरिटी, नेम ऑफ लेंडर किससे हमने लिया था, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, अमाउंट ड्यू डेट पे कितना नहीं पे किया, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, कितने दिन की डिले और अनपेड है, और अगर कोई रिमार्क्स है इसके ऊपर तो वो हम डालेंगे। इस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी ऑडिटर को। बी नंबर पॉइंट बोलता है वेदर द कंपनी इज ए डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर जो कोई बैंक द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है तो इसको भी हमें रिपोर्ट करनी है, ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है इसके ऊपर भी कि ड्यूरिंग द ईयर कोई विलफुल डिफॉल्टर तो किसी बैंक इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया है या कोई अदर लेंडर ने, तो इसे भी हमें रिपोर्ट करनी है। सी नंबर पॉइंट में हमारा है वेदर टर्म्स लोन वेर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन वेयर ऑब्टेन। क्या टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया था क्या उस पर्पस के लिए अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और जो नहीं किया जा रहा है तो अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट मे बी रिपोर्टेड। और नहीं की जा रही है तो इस अमाउंट को कहाँ डाइवर्ट किया गया है और किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उसको रिपोर्ट करनी है ऑडिटर को। डी नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि वेदर फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। क्या कोई फंड रेज हुआ था शॉर्ट टर्म बेसिस पे, क्या उसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, देन इसकी भी हमें रिपोर्टिंग करनी है। द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड, कितनी क्या नेचर है, किस नेचर में हम उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और कितनी अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है उसको हमें रिपोर्ट करनी है, ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशन of its subsidiary, associate or joint venture. If so, detail thereof with nature of such transaction and the amount in each case. क्या कोई फंड फ्रॉम किसी एंटिटी से लिया गया है क्या करने के लिए, मीट ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडी की ऑब्लिगेशन, सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर की ऑब्लिगेशन, अगर जो ऐसा किया गया है तो नेचर ऑफ द सच ट्रांजेक्शन, किस नेचर का ट्रांजेक्शन था, एंड अमाउंट इन ईच केस, और अमाउंट को हमें ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। एफ नंबर पॉइंट ये बोलता है वेदर द कंपनी हैज रेड लोन ड्यूरिंग द ईयर और ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन इट्स सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी, इफ सो गिव डिटेल thereof and also report if the company has defaulted in the payment of such loan raised. क्या कंपनी कोई लोन रेज की है सिक्योरिटी को प्लीज करके जो कि सब्सिडी में हेल्प कर रही थी, जॉइंट वेंचर में हेल्प कर रही थी, स्टेट में हेल्प कर रही थी, और जो ऐसा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कंपनी है डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ सच लोन रेज। तो क्या कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट की है लोन को रीपेमेंट में, वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी ऑडिटर को। अब 10th नंबर पॉइंट बोलता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग द ईयर वेयर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज, इफ नॉट द डिटेल टुगेदर विद डिले और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन इफ एनी एज मी एप्लीकेबल बी रिपोर्टेड। क्या कंपनी कोई IPO से और फर्दर पब्लिक ऑफर से कोई अमाउंट रेज कर रही है, कोई मनी रेज कर रही है, तो क्या वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है जिस पर्पस के लिए रेज किया गया है। अगर जो नहीं उस पर्पस के लिए यूज हो रही है देन ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है इस डिफ़ॉल्ट को एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी में, और अगर कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन होती है तो उसको भी रिपोर्ट करनी है। Whether the company has made any preferential allotment or private placement of share or convertible debenture,
during the year, and if so, whether the requirement of Section 42 and Section 62 of the Company 2013 has been complied with, the funds raised have been used for the purpose of which fund raised. If not, provide detail in respect of amount involved and nature of non-compliances. अगर जो कंपनी कोई प्राइवेट पहले से कोई फंड रेज कर रही है, देन क्या वो फंड जिस पर्पज़ के लिए रेज की जा रही है उस पर्पज़ के लिए यूज हो रही है, नहीं हो रही है, और जो नहीं हो रही है तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और क्या नॉन कंप्लायंसेस है, उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी ऑडिटर को। 11 नंबर पॉइंट बोलता है फ्रॉड। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड। क्या कंपनी कोई फ्रॉड की है या कोई फ्रॉड नोटिस की गई है ड्यूरिंग द ईयर? अगर की गई है तो नेचर ऑफ द अमाउंट नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड, तो नेचर और जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसको इंडिकेट करना है ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है उसके ऊपर। वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन फाइल्ड बाय ऑडिटर इन द एडिटिव फॉर एज प्रेस्क्राइब अंडर रूल 13 ऑफ द कंपनी रूल्स 2014 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कंपनी कोई रिपोर्ट जो कि 143(12) के अंदर फाइल करनी है, हैज बीन फाइल बाय ऑडिटर के द्वारा फाइल किया गया है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई फ्रॉड होती है तो क्या 143(12) के अंदर रिपोर्ट फाइल की गई है या नहीं की गई है, उसकी भी रिपोर्टिंग हमें करनी होगी। सी नंबर पॉइंट में हमें ये देखना है वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड वेस्टर बोलोवर कंप्लेंट इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन केस ऑफ निधि कंपनी। वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी। क्या निधि कंपनी कंप्लाई कर रही है नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो की जो 1:20 की रेशियो में होनी चाहिए, क्या कर रही है, नहीं कंप्लाई करेगी तो ऑडिटर को इसके ऊपर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग, पॉइंट नंबर बी, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% unencumbered term deposit as specified in the निधि रूल 2014 to meet out the liability। निधि रूल 2014 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि हर एक निधि कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। तो क्या इस कंडीशन को निधि कंपनी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके ऊपर भी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on deposits or repayment thereof for any period and if so the detail thereof। क्या निधि कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट कर रही है इंटरेस्ट को पे डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करने के लिए करने में या फिर उसकी डिपॉजिट की रीपेमेंट करने में, देन इसके ऊपर भी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वेदर ऑल ट्रांजेक्शन with the related party are in compliance with section 177 and 188 of the company act where the applicable and the detail have been disclosed in the financial statement etc as required by the applicable accounting standard। क्या ऑल जितने भी हमारे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है, क्या वो सेक्शन 177 188 के साथ कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या इसको डिस्क्लोज की गई है कि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, इसके ऊपर भी स्टेटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। अगर नहीं की गई है डिस्क्लोज एज पर सेक्शन 177 एंड 188 के अकॉर्डिंग, देन ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 14, whether the company has internal audit system commensurate with the size and nature of its business। क्या कंपनी
के ऊपर कोई इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी है, अगर जो एप्लीकेबिलिटी है तो क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी के साइज एंड नेचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसके ऊपर भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। अब इसी में पॉइंट नंबर बी है कि वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वेयर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो क्या कोई इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट है, क्या उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसीडर कर रहा है अपने ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट में या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। क्या कंपनी कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रही है डायरेक्टर के साथ या कोई रिलेटेड पार्टी के साथ, देन इसको भी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है कि क्या ये सेक्शन 192 ऑफ द कंपनी एक्ट को कंपाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंप्लाइंस नहीं कर रहा है 192 की तो इसके ऊपर रिपोर्ट करनी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द RBI। अब इसमें हमें ये देखनी है कि क्या हमारी जो कंपनी है जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर ये देखेगा क्या उसको किसी RBI एक्ट के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन लेनी की ज़रूरत है, तो क्या उसने लिया है या नहीं लिया है, जो कि सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द RBI एक्ट में बताया गया है। तो इसके ऊपर भी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इसमें पॉइंट नंबर बी ये बोलता है वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग financial or housing financial activity without a valid certificate of registration from the Reserve Bank of India as per Reserve Bank of India Act। इसमें ये बोला गया है कि क्या whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activity without a valid certificate of registration from the RBI as per the RBI Act 1934। क्या कंपनी NBFC या फिर हाउसिंग फिनांस की बिजनेस कर रही है, तो क्या वो बिना कोई वैलिड सर्टिफिकेट की कर रही है जो RBI के अकॉर्डिंग लेना मैंडेटरी है, तो हम इसके ऊपर भी रिपोर्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर सी, whether the company is a core investment company as defined in the regulation made by the Reserve Bank of India. If so, whether it continue to fulfill the criteria of CIC, and in case company is an exempted or unregistered CIC, whether it continue to fulfill such criteria। क्या कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो तो क्या ये RBI के अकॉर्डिंग, RBI के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम पर कर रही है या नहीं कर रही है, एंड क्या ये कंटिन्यू कर रही है क्राइटेरिया ऑफ CIC क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड अगर जो कोई एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड CIC है तो क्या ये कंटिन्यू टू फुलफिल सच क्राइटेरिया, तो क्या उस क्राइटेरिया को जो एग्जेम्प्टेड CIC के लिए अप्लीकेबल है क्या उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके ऊपर भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करेगा। Whether the group has more than one CIC as part of the group, if yes, indicate the number of CIC which are part of the group। क्या कंपनी को 1 से अधिक CIC है, अगर जो है तो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ CIC, नंबर ऑफ CIC विच ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, जो कितने CIC हैं उस ग्रुप में, उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। CIC क्या होता है? CIC होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसका मेन काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि टाटा कंपनी के अंदर टाटा सन्स है, टाटा सन्स अपने ग्रुप कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर हमारा है 17, कैश लॉस। Whether the company has incurred cash loss in the financial year and
in the immediately preceding financial year if show estimate the amount of cash loss। क्या कंपनी कोई कैश लॉस की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इस या इसके ठीक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन उसकी अमाउंट कितनी कैश लॉस की अमाउंट है उसको रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 18, रिजिग्नेशन ऑफ एसोसिएट, whether there has been any resignation of the statutory auditor during the year, if so whether the auditor has taken into consideration the issue of objection or concern raised by the outgoing auditor। क्या कोई ऑडिटर रिजाइन किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर जो किया है तो क्या उसका कोई इशू है, ऑब्जेक्शन है, तो क्या उस इशू ऑब्जेक्शन आउटगोइंग ऑडिटर की क्या कंसिडर किया है करंट ऑडिटर या नहीं किया है, उसके ऊपर भी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 19, रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल कंडीशन। इस पॉइंट के अंदर हमें कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन के ऊपर रिपोर्ट करनी होती है, जिसमें क्या कुछ फिनेंशियल रेशियो है, एजिंग है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फिनेंशियल एसेट है, एंड पेमेंट ऑफ फिनेंशियल लायबिलिटी। और पेमेंट ऑफ फिनेंशियल लायबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन जैसे a company the financial statement, auditor's knowledge of board of director and management plans। whether the auditor is the opinion, जहाँ auditor opinion that no material uncertainty exists as on the audit report, that company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। इसके अंदर यही रिपोर्ट करनी है कि फिनेंशियल कंडीशन क्या है कंपनी की, उसकी एजिंग क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट या एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। और इसमें अगर जो कोई फाइनेंशियल कंडीशन अगर कंपनी की ख़राब है या फिर कोई इसमें अनसर्टेनिटी है तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर टू स्पेशल फंड, फंड नंबर 20, ट्रांसफर टू स्पेशल फंड। इसके अंदर हमें ये देखनी है कि वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द कंपनी हैज ट्रांसफर अनस्पेंट अमाउंट टू ए फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट। क्या कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को छोड़ के क्या कोई अनस्पेंट अमाउंट है जिसको ट्रांसफ़र की गई है फंड में जो कि शेड्यूल 7 के अंदर कंपनी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, वो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सपायरी से 6 मंथ के अंदर इन कंप्लायंस विद सेकेंड प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 135 ऑफ द सैड एक्ट। इसमें जनरली CSR की बात की गई है। अगर CSR का कोई अमाउंट है जो अनस्पेंड है तो उसको हमें विद इन 6 मंथ के अंदर ट्रांसफ़र करनी होती है स्पेशल फंड में। तो क्या ये ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 20 का B, वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट पर्सन टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और उसकी हमने स्पेशल फंड में ट्रांसफ़र की थी तो क्या वो कोई प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद कोई अनस्पेंड रह गई है तो उसके ऊपर भी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्स ओपिनियन बाय द ऑडिटर, वेदर देयर हैज बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट। Company auditor reports order report of the company including the consolidated financial statement, if yes indicate the detail of the company and paragraph number of the CARO report containing the qualification or adverse remarks। इसमें हमें ये रिपोर्ट करनी है कि कोई हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की है तो क्या उसमें कोई एडवर्स ओपिनियन है, कोई एडवर्स ओपिनियन है तो उसकी हमें रिपोर्ट करनी है कि किस कारो के किस पैराग्राफ में है और
क्या क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स है उसको हमें रिपोर्ट करनी है। अब हम आते हैं पारा 4, रीजन टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर। इसमें हमें ये बताया गया है कि अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर के पीछे क्या रीजन है उसको रिपोर्ट करनी है। इसमें यह बताया है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट द आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन रेफर टू इन पैराग्राफ 3 ऑफ अनफेवरेबल और क्वालिफाइड द ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट द बेसिस फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर एज द केस में बी। किस बेसिस पे अनक्वालिफाइड और किस बेसिस पे अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर दिया गया है उसको भी रिपोर्ट करनी है। अब हमारा पारा 4 का पॉइंट नंबर 2, वेदर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन एनी स्पेसिफाइड मैटर हिज रिपोर्ट शैल इंडिकेट सच फैक्ट टुगेदर विद द रीजन एज टू व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम। अगर जो ऑडिटर कोई एक्सप्रेस किया है ओपिनियन जिस अनेबल टू एक्सप्रेस एनी, अगर ऑडिटर अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन है कोई स्पेसिफाइड मैटर पे, देन ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ऑडिटर को पॉसिबल नहीं है अपना ओपिनियन देना, तो इस बात को भी रिपोर्ट करनी होगी। तो ये मेरा अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में और क्या हम इम्प्रूव कर सकते थे। एंड आप इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।